हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ब्लैक होल्स के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, उसके इतिहास के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक होल्स के इतिहास के बारे में बात करें तो एक ऐसे पिंड का विचार जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। संक्षेप में अंग्रेजी खगोल शास्त्री अग्रणी और पादरी जॉन मिशेल ने नवंबर 1987 में प्रकाशित एक पत्र में प्रस्तावित किया था। मिशेल की सरल गणनाओं से माना कि इस तरह के पिंड का घनत्व तो सूर्य के समान हो सकता है, और निष्कर्ष निकाला कि एक ऐसा पिंड तब बनेगा जब किसी तारे का व्यास सूर्य के व्यास से 500 गुना अधिक होगा और इसकी सतह का पलायन होगा, वेग प्रकाश की सामान्य गति से अधिक होगा। मिशेल ने सही ढंग से नोट किया कि ऐसे सुपरमेसिव लेकिन गैर विकिरणकारी पिंड पास के दृश्यमान पिंडों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से पता लगाने योग्य हो सकते हैं। उस समय के विद्वान शुरू में इस प्रस्ताव से उत्साहित थे कि विशाल लेकिन अदृश्य काले तारे सादे दृश्य में छिपे हो सकते हैं, लेकिन जब 19वीं सदी की शुरुआत में प्रकाश की तरंग जैसी प्रकृति स्पष्ट हो गई तो उत्साह कम हो गया। गुरुत्वाकर्षण का आधुनिक सिद्धांत समान सापेक्षता मिशेल की धारणा को खारिज करता है कि एक प्रकाश किरण एक सुपरमेसिव तारे की सतह से सीधे शूटिंग करती है, तारे के गुरुत्वाकर्षण से धीमी हो जाती है, रुक जाती है और फिर तारे की सतह पर वापस गिरती है। इसके बजाय स्पेस टाइम खुद ही घुमावदार है, जिससे प्रकाश जिस जियोडेसी का यात्रा करता है कभी भी तारे ब्लैक होल की तरह सतह को नहीं छोड़ता है। समान सापेक्षता की बात करें तो 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान सापेक्षता के अपने सिद्धांत के विकसित किया। इससे पहले उन्होंने दिखाया था कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति को प्रभावित करता है। कुछ महीने बाद भी कार्ल श्वार्ज़्चिल्ड ने आइंस्टीन क्षेत्र समीकरणों का एक समाधान पाया जो एक बिंदु द्रव्यमान और एक गोलाकार द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का वर्णन करता है। श्वार्ज़्चिल्ड के कुछ महीनों बाद हेनरिक लॉरेंटेज के छात्र जोहान्स डोस्टे ने स्वतंत्र रूप से बिंदु द्रव्यमान के लिए एक ही समाधान किया और इसके गुणों के बारे में अधिक विस्तार से लिखा। इस समाधान का एक अजीब व्यवहार था जिसे अब श्वार्ज़्चिल्ड त्रिज्या कहा जाता है, जहां एक वचन बन गया जिसका अर्थ आइंस्टीन के समीकरणों के कुछ शब्द अनंत होगा। इस सतह की प्रकृति उस समय काफ़ी समझ में नहीं आई थी। 1924 में आर्थर एडिंगटन ने दिखाया कि निर्देशक बदलने के बाद सिंगुलैरिटी गायब हो जाती है। 1933 में जॉर्जेस लेमेत्रे ने महसूस किया कि इसका मतलब है कि श्वार्ज़्चिल्ड त्रिज्या पर सिंगुलैरिटी एक गैर भौतिक निर्देशांक रेगुलरिटी थी। आर्थर एडिंगटन ने 1926 में एक पुस्तक में श्वार्ज़्चिल्ड त्रिज्या का संकुचित द्रव्यमान वाले तारे की संभावना पर टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि आइंस्टीन का सिद्धांत हमें बेतलब जैसे दृश्यमान तारों के लिए अत्यधिक बड़े घनत्व को खारिज करने की अनुमति देता है, क्योंकि 250 मिलियन किलोमीटर त्रिज्या वाले तारे का घनत्व संभवतः सूर्य जितना अधिक नहीं हो सकता। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होगा कि प्रकाश इससे बच नहीं पाएगा। किरणें पृथ्वी पर पत्थर की तरह तारे पर वापस गिरेंगी। दूसरी वर्णक्रमीय रेखाओं का लाल विस्थापन इतना अधिक होगा कि स्पेक्ट्रम अस्तित्व से बाहर हो जाएगा। तीसरे द्रव्यमान स्पेस टाइम मीट्रिक की इतनी अधिक उकरता पैदा करेगा कि अंतरिक्ष के तारे चारों ओर बंद हो जाएगा, जिससे हम बाहर रह जाएंगे। 1931 में सुब्रयन चंद्रशेखर ने विशेष सापेक्षता का उपयोग करते हुए गणना की एक निश्चित समिति द्रव्यमान से ऊपर इलेक्ट्रॉन पतित पदार्थ का एक गैर घूर्णन निकाय का कोई स्थिर समाधान नहीं है। उनके कई समकालीनों जैसे एडिंगटन के लॉ लैंडो ने विरोध किया, जिनका तर्क दिया कि कुछ अभी तक अज्ञात तंत्र पतन को रोक देगा। वे आंशिक रूप से सही थे। चंद्रशेखर सीमा से थोड़ा अधिक विशाल एक सफ़ेद बौना एक न्यूट्रॉन तारे में ढल जाएगा जो स्वयं स्थिर है। 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अन्य ने भविष्यवाणी की कि एक अन्य सीमा टॉलमन ओपेनहाइमर ओलकॉफ सीमा से ऊपर के न्यूट्रॉन तारे चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत कारणों से और भी अधिक ढह जाएंगे, और इस निष्कर्ष निकाला गया कि भौतिक का कोई भी नियम हस्तक्षेप करने और कम से कम कुछ तारे को ब्लैक होल में ढहने से रोकने की संभावना नहीं है।
पाउली अपवर्जन सिद्धांत पर आधारित उनकी मूल गणना ने बाद में मजबूत बल द्वारा मध्यस्थता वाले न्यूट्रॉन प्रतिकर्षण के विचार ने अनुमान को लगभग अवलोकन किया, जिसके बारे में माना जाता है इसके तुरंत बाद एक ब्लैक होल उत्पन्न हुआ था। टीओबी सीमा अनुमान को परिष्कृत करके ओपेनहाइमर और उनके सहलेखकों ने श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या की सीमा पर विलक्षणता की व्याख्या इस प्रकार की किया। एक बुलबुले की सीमा थी जिसमें समय रुक गया। यह बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए एक वैध दृष्टिकोण है, लेकिन गिरते हुए पर्यवेक्षकों के लिए नहीं। काल्पनिक ढह चुके तारों को जमे हुए तारे कहा जाता है, क्योंकि यह बाहरी पर्यवेक्षक उस क्षण की तरह सतह से समाये हुए देख सकते थे जब उसका पतन उसे श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या ले जाता है। 1939 में आइंस्टीन ने अपने प्रकाश ऑन स्टेशनरी सिस्टम विद स्फीरल सिमेट्री काउंसलिंग ऑफ मैनी ग्रेविटेटिव मासेस में साबित करने का प्रयास किया। ब्लैक होल असंभव थे। अपने तर्क का बचाव करने के लिए उन्होंने सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांत का उपयोग किया। महीनों बाद ओपेनहाइमर और उनके छात्र हॉटलैंड स्नाइडर ने अपने पेपर ऑन कंटिन्यूड ग्रेविटेशनल कॉन्टेक्स्ट में ओपेनहाइमर स्नायर मॉडल प्रदान किया, जिसे ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। पेपर में, जिसे आइंस्टीन के हालिया प्रकाशन का संदर्भ नहीं था, ओपेनहाइमर और स्नाइडर ने समकालीन भौतिकी में पहली बार ब्लैक होल के विकास की स्थितियों को दिखाने के लिए आइंस्टीन के समान सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग किया। 1958 में डेविड फिकेल्सन ने श्वार्ज़शिल्ड सतह को एक इवेंट क्षैतिज के रूप में पहचाना। एक आदर्श एक तरफा झिल्ली कर्णात्मक प्रभाव इसे केवल एक दिशा में पार कर सकते हैं। इसने ओपेनहाइमर के परिणामों के कड़ाई से खंडन नहीं, लेकिन कई गिरते पर्यवेक्षकों के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए विस्तारित किया। फिकेल्सन के समाधान ने ब्लैक होल में गिरने वाले पर्यवेक्षकों के भविष्य के लिए श्वार्ज़शिल्ड समाधान का विस्तार किया। मार्टिन क्रूसल द्वारा एक पूर्ण विस्तार पहले ही पाया जा चुका था, जिसे प्रकाशित करने का आग्रह किया गया था। ये परिणाम सामान्य सापेक्षता के स्वर्ण युग की शुरुआत में आए थे, जिसे सामान्य सापेक्षता और ब्लैक होल द्वारा अनुसंधान के मुख्य धारा के विषय बनने के रूप में चिन्हित किया गया। इस प्रक्रिया को 1967 में जैकलीन बेल बर्नेल द्वारा पल्सर की खोज से मदद की गई थी, जो 1969 तक तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन सितारों के रूप में दिखाई दी गई। उस समय तक ब्लैक होल की तरह न्यूट्रॉन सितारों को केवल सैद्धांतिक जिज्ञासा के रूप में माना जाता था, लेकिन पल्सर की खोज ने उनकी भौतिक प्रासंगिकता को दिखाया। गुरुत्वाकर्षण पतन द्वारा बनने वाले सभी प्रकार के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स में और अधिक रुचि पैदा। इस अवधि में ब्लैक होल के अधिक सामान्य समाधान पाए गए। 1963 में रॉय क्रेर ने एक घूर्णनशील ब्लैक होल के लिए एक सटीक समाधान पाया। 2 साल बाद एजरा न्यूमैन ने एक ब्लैक ऐसे होल के लिए अक्षीय सममित समाधान पाया, जो घूर्णनशील और विद्युत रूप से आवेशित दोनों है। वर्नल इजराइल बेडर कॉर्टर और डेविड रॉबिन्सन के काम के माध्यम से नौ-हेयर प्रमेय उभरा, और जिसे कहा गया कि स्थिर ब्लैक होल समाधान पूरी तरह से क्रेर मैट्रिक के 3 मापदंडों द्वारा वर्णित है: द्रव्यमान, कोणीय गति और विद्युत आवेश। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।